वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक स्वागत है। तो इस सीरीज में हम एंसेंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और एंसेंट हिस्ट्री में हम मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं। तो मौर्य साम्राज्य में हमने बिंदुसार तक जो टॉपिक है उसको ख़त्म कर लिया है और अब हम आज बात करेंगे अशोक के बारे में। तो इस टॉपिक में आज हम अशोक, उसके अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। तो अशोक के बारे में हम आज इस पूरे टॉपिक में कवर करेंगे, अशोक और उसके अभिलेखों के बारे में, और इसी में कलिंग युद्ध और किस तरह से अशोक कलिंग युद्ध में कलिंग के जो राजा है, शासक है, नंदराज को हराते हैं और उसमें इसके बाद में फिर अपनी धर्म की नीति अपना लेते हैं। तो देखिए, अशोक जो शासन काल है उसका 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन काल है। और देखिए अशोक अशोक 268 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। तो 268 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनते हैं अशोक। और इसका जो वास्तविक जो राज्याभिषेक है वो 261 ईसा पूर्व में होता है। जो वास्तविक राज्याभिषेक है वो 261 ईसा पूर्व में होता है। तो इसके याद रखेंगे, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि 268 है या 261 है। तो साम्राज्य जो सम्राट बनता है 268 ईसा पूर्व में सम्राट बनता है, लेकिन उसका जो राज्याभिषेक होता है, जो पूरी तरह से वो राज्य का काम का संभालता है, वो 261 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक होता है। कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे अलग अलग कुछ भाबरू अभिलेख है, नेटटूर है और हर्ष माश के अभिलेख है। तो इन सभी अभिलेखों में सम्राट अशोक का नाम कुछ अलग अलग मिलता है, किसी में कुछ मिलता है तो किसी में अलग मिलता है। तो वही देखते हैं। देखिए, सब जो पुराण हैं, पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। और साथ ही जो जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख में इसे अशोक मौर्य का है। मास्की, गुर्जरा, नेटटूर और उदयगोलम ये अभिलेख हैं चारों। तो इन सभी चारों अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। इनमें अशोक ही नाम हमें देखने को मिलता है। और साथ ही जो कंगनहल्ली शिलालेख है, कंगनहल्ली शिलालेख, इसमें राण्यो अशोक मतलब राजा अशोक ये नाम हमें इसमें दिखाई देता है। और जो भाबरू अभिलेख है, भाबरू अभिलेख में अशोक अपने आप को स्वयं को मगध का राजा कहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो तीन कि ये नाम सभी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि किस अभिलेख में, कि उस अभिलेख में राज सम्राट अशोक का नाम क्या मिलता है। तो भाबरू अभिलेख में जो नाम मिलता है वो उसमें अशोक अपने आप को मगध का राजा बताता है। तो जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य का नाम मिलता है। और साथ ही जो मास्की, गुर्जरा, नेटटूर, उदयगोलम जो अभिलेख हैं, इनमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। और साथ ही जो हमारे जो अशोक के जो शिलालेख हैं, अशोक के जो अभिलेख हैं, तो उस अभिलेखों में अशोक का नाम देवनाम पिय यानी पियदस्सी ये मिलता है। यानी कि देवनाम पिय या पियदस्सी, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय। तो इनमें अलग अलग नाम हमें देखने को मिलते हैं। पिता है बिंदुसार है, जिनकी मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो चुकी है। और जो माता हैं वो शुभद्रांगी हैं। और एक परंपरा है, एक परंपरा के अनुसार
बताया जाता है, जो हमें देखने को मिलता है अधिकतर, कि जो अशोक के पिता हैं बिंदुसार, उनकी 16 पटरानियाँ और उनकी 101 संतानें थी। और इनके इन सभी पुत्रों में अशोक, तिष्य और सुसीम का नाम ही हमें इतिहास में देखने को मिलता है। इतिहास में जो हम पढ़ते हैं, हमें अशोक, तिष्य और सुसीम का नाम ही हमें इसमें मिलता है। बाकी और किसी का भी नाम हमें देखने को नहीं मिलता। और ये भी कहा जाता है, बताया गया है कि अशोक ने जो मौर्य साम्राज्य का जो सम्राट बनता है, वो अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। तो एक परंपरा है, लेकिन इसके बारे में सटीक जानकारी या सटीक साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिलते। लेकिन ये कहा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके ही मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनता है, मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठते हैं। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब पढ़ते हैं हम कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध कब होता है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो राज्याभिषेक, जब अशोक का राज्याभिषेक होता है, तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है। और इसकी जो जानकारी है वो हमें अशोक की जो 13वां शिलालेख है, 13वां जो शिलालेख है, वहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है। 13वें शिलालेख में हमें मिलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर युद्ध करता है और उसे जीतता भी है, जिसमें कलिंग के जो राजा है नंदराज उसको हरा देता है, पराजित करता है। तो अशोक का यह युद्ध, कलिंग का यह युद्ध राजा अशोक द्वारा लड़ी गई पहली और अंतिम लड़ाई थी। पहला और अंतिम युद्ध यही था। उसने अपने जीवन के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया और इसी युद्ध में उसने अपने जीने की परंपरा को पूरी तरह से बदल दिया, अपना पूरा जिंदगी को जनता के लिए समर्पित कर दिया। तो कलिंग पर विजय प्राप्त करता है और जो राजधानी है उसकी राजधानी तोसली, उस पर अधिकार भी करता है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख, और जिसकी जो जानकारी मिलती है ना हमें, कि अशोक जो कलिंग है, कलिंग का जो शासक है नंदराज, उसको इसमें हरा देता है। इसकी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि अशोक ने कलिंग के युद्ध में कलिंग का जो शासक है नंदराज, उसको हराता है। देखिए, युद्ध में हुए भारी रक्तपात और नरसंहार से सम्राट अशोक शोकाकुल हो उठा। जब वहाँ युद्ध होता है तो पूरी तरह से वहाँ देखता है कि चारों तरफ जो धरती है वो पूरी तरह से खून से लाल हो गई है और कई लाख लोग इसमें मारे जाते हैं और करीब 1.5 लाख लोगों को इसमें बंदी बनाया जाता है। तो ये सब देख करके उसका जो हृदय है वो पूरी तरह से व्याकुल हो जाता है, शोकाकुल हो जाता है। और इसी युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। यहीं पर वो कहता है कि मैं भविष्य में अब कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। वह संकल्प लेता है कि भविष्य में आगे कभी भी मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। तो अशोक ने हथियार त्याग कर कभी युद्ध न लड़ने का संकल्प लिया। और युद्ध से ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को बहुत पीड़ा हुई और इससे अशोक को बहुत दुख और पश्चाताप हुआ। इसलिए उन्होंने सांस्कृतिक विजय के पक्ष में भौतिक व्यवसाय की नीति को छोड़ दिया, या दूसरे शब्दों में हम यह कहें कि उसने भेरी घोष को धम घोष में बदल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि भेरी घोष को धम घोष में बदल दिया, या भेरी घोष को से धम घोष कब अपनाता है, तो कलिंग युद्ध के बाद में वो धम घोष की नीति को अपनाता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपका क्लियर। देखिए, युद्ध के बाद अशोक निग्रोध है, जो उसके चचेरा भाई है, सुमन का पुत्र। अशोक का चचेरा भाई सुमन का पुत्र है निग्रोध, उसके प्रवचन सुनता है और सुनने के बाद में वो बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो जाता है। और वहीं उसे फिर उपगुप्त, एक बौद्ध भिक्षु हैं उपगुप्त, जो उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं। तो दीक्षा दी जाती है उपगुप्त के द्वारा। अशोक का धम्म। अब अशोक का धम्म क्या है? तो अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं ना होकर सामाजिक और नैतिक नियमों का एक दस्तावेज है। जो अशोक का जो धम्म है वो धार्मिक शिक्षाएं ना होकर के वो धर्म के बारे में नहीं कहता, वो कहता कि सामाजिक और नैतिक नियमों का एक दस्तावेज है। समाज और नैतिकता की नीति को अपना करके, नैतिकता की नीति से को बताता है। उसके बाद में अशोक जो बौद्ध स्थल हैं उनकी यात्रा करता है, और उनकी यात्रा में सबसे पहले वो पहुंचता है अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। तो अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में पहुंचता है, वो यात्रा करता है बोध गया की, जहां सिद्धार्थ से बुद्ध बनते हैं। और जो गया है वो गया उसके बाद में बोध गया बन जाता है, कि वहाँ पर महात्मा बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसकी अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा करता है, और 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा करता है। निगाली सागर वही जगह है जहाँ पर बौद्ध को 5 भिक्षु मिलते हैं। और 20वें वर्ष में वो लुम्बिनी की यात्रा करता है, और लुम्बिनी वही जगह है जहाँ सिद्धार्थ का जन्म होता है। तो इन सभी तीनों जगह की वो अपने 10वें वर्ष में बोध गया, 12वें वर्ष में निगाली सागर और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करते हैं। और 84,000 स्तूपों का निर्माण कराते हैं। तो 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, और अपने पुत्र और पुत्री यानी कि अपनी बेटा और बेटी को श्रीलंका भेजते हैं। जो पुत्र है महेंद्र और पुत्री है संघमित्रा, इन्हें वो श्रीलंका में भेजते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और ये कहा जाता है कि ये जब से गए हैं उसके बाद में वहाँ से वापस नहीं आते हैं, यानी कि उनके वापस आने का कोई भी साक्ष्य हमें यहाँ प्राप्त नहीं होता है। पूरे इतिहास में बताया गया है कि वो वहीं गए और वहाँ से आने के बाद में ये कभी वापस नहीं आए। आजीविकों के रहने के लिए बराबर की जो पहाड़ी हैं, बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाते हैं। चारों गुफाएं कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी का निर्माण किन पहाड़ियों में कराया गया? तो बराबर की पहाड़ियों में कराया गया, अशोक के द्वारा कराया गया। किसके लिए हैं ये? आजीविकों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि बराबर की पहाड़ियों में सम्राट अशोक गुफाओं का निर्माण कराता, तो किसके आश्रय के लिए, किसके लिए कराता है? तो आजीविकों के लिए। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन, और उसी समय अशोक के ही समय में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन होता है। देखिए बोध गया बहुत विशाल मंदिर है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर। चलिए चलो पूरा ले लेते हैं हम। इसमें आगे पीछे थोड़ी स्लाइड में
देखिए देखिए अब पढ़ते हैं हम अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख जो 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाता है, तो उन्हीं में अशोक के अभिलेख आते हैं। तो अशोक के अभिलेख हैं, 3 कैटेगरी में इन्हें बांटा गया, 3 वर्गों में बांटा गया, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। जो शिलालेख है वो चट्टानों के टुकड़े हैं, चट्टानों के बड़े पत्थर हैं, उन पर अपने संदेश लिखवाते हैं। स्तंभलेख एक पिलर हैं, पिलर एडिक्ट। और गुहालेख जो केव एडिक्ट हैं, इनकी जो गुफाओं में अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाते हैं। तो वृहद शिलालेख जिनकी संख्या 14 है, जो शिलालेख हैं उनमें वृहद शिलालेख हैं, लघु शिलालेख और पृथक शिलालेख। तो वृहद शिलालेख जो है उनकी संख्या 14 है, लघु शिलालेख और पृथक शिलालेख है। और वहीं स्तंभलेख में जो दीर्घ स्तंभलेख हैं, जो बड़े हैं, बड़े यानी कि वो साइज में बड़े नहीं, दीर्घ शिलालेख यहाँ मतलब उन पर कुछ ज़्यादा लिखा है, और जो लघु स्तंभलेख है उन पर कुछ कम लिखा हुआ है। जो दीर्घ स्तंभलेख उनमें उनकी जो संख्या है वो 7 है, और लघु स्तंभलेख उनकी कोई संख्या भी नहीं दर्शाई गई है। तो अशोक के जो शिलालेख है उन्हें सबसे पहले कौन पढ़ता है? तो जेम्स प्रिंसेप 1837 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा, ना किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की? तो जेम्स प्रिंसेप है, 1837 में वो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त करते हैं। इनकी लिपि क्या है, मतलब उनकी जो भाषा है, उनकी जो लिपि है वो क्या है? तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो पाकिस्तान में है, इनकी जो लिपि है वो खरोष्टी लिपि है। तक्षशिला और लगमान जो काबुल में है अफगानिस्तान में, इनकी जो लिपि है वो अरमाइक है और ग्रीक लिपि में लिखे गए हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी हमारे भारत में हमें जो शिलालेख मिलते हैं या लघु अभिलेख मिलते हैं, उन सब की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि शाहबाजगढ़ी जो शिलालेख है उनकी भाषा क्या है या उनकी लिपि क्या है? तो ये खरोष्टी लिपि है, खरोष्टी लिपि। तक्षशिला लगमान जो अफगानिस्तान में है, इनकी जो लिपि है वो अरमाइक ग्रीक है। और शेष भारत में जितने भी भारत में हमें प्राप्त होते हैं, उन सब की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। तो ये अशोक के शिलालेख हैं, अभिलेख हैं। अब हम एक एक करके सभी के बारे में और देखते हैं कि किस अभिलेख में या किस शिलालेख में अशोक क्या कहते हैं। तो ये सब हम देखते हैं आगे। तो वृहद शिलालेख, बड़े शिलालेख जो हैं, तो इनकी देखिए संख्या जो 14 है, और जो प्राप्त हुए हैं ये हमें 8 जगह से प्राप्त हुए हैं। तो वृहद शिलालेख संख्या इनकी 14 है, लेकिन जो प्राप्त हुए हैं वो हमें 8 जगह से प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं देखिए। धौली अभिलेख, धौली शिलालेख उड़ीसा के पुरी जिले में है, याद रखेंगे, उड़ीसा के पुरी जिले में धौली अभिलेख। दूसरा शाहबाजगढ़ी अभिलेख, शाहबाजगढ़ी जो अफगानिस्तान के पेशावर में है। तो मानसेहरा पाकिस्तान के हज़ारा ज़िले में। और कालशी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से पूछा गया है। तो उत्तराखंड के देहरादून में है ये कालशी अभिलेख। कई जगह से अलग अलग कुछ नाम दिए गए, लेकिन ये कालशी है। जौगढ़ अभिलेख, ये भी उड़ीसा के जौगढ़ ज़िले में है। और जो सोपारा है, सोपारा शिलालेख, ये महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में सोपारा शिलालेख है। तो एरागुडी जो है ये आंध्र प्रदेश में कुर्नूल ज़िले से हमें प्राप्त हुआ है। और 8वें नंबर पर हमारा गिरनार शिलालेख, और ये काठियावाड़ में है, जूनागढ़
के पास में, तो जूनागढ़ के पास में गिरनार। तो याद रखेंगे धौली उड़ीसा, साहिबाजगढ़ी और मानसेरा या पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। तो कालसी हमारा उत्तराखंड देहरादून से, और जो जौगढ़ है वो हमें उड़ीसा के जौगढ़ से, शोपारा महाराष्ट्र के पालघर जिले से। तो वहीं एरागुड़ी जो अभिलेख शिलालेख हैं वो हमें आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से प्राप्त हुए हैं। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बन जाते हैं कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से कौन से शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन दे देगा आपको एरागुड़ी, सोपारा, कालसी, जौगढ़। तो सही होगा आपका कौन सा? एरागुड़ी। तो एरागुड़ी अभिलेख आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे देखते हैं। देखिए वृहद शिलालेख हैं। अब इनके बारे में जो हमें जो मिलते हैं, जो 14 हैं, ये संख्या में कितने हैं? 14। क्या कहते हैं इनके बारे में, क्या लिखवाते हैं वहाँ पर? तो प्रथम शिलालेख है, उसमें क्या कहता है कि पशुवध पर पाबंदी करते हैं कि पशुवध नहीं किया जाएगा। दूसरे शिलालेख में कहते हैं कि मनुष्य और पशुओं के लिए वो चिकित्सालय खुलवाने के अभिलेख के लिए मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय खोले जाएं। तीसरे शिलालेख में राज्य के पदाधिकारियों को आदेश दिए गए कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद धर्म प्रचार के लिए दौरे पर जाएं, कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में वो धर्म का प्रचार करें। तो चतुर्थ शिलालेख में तो यहाँ पर भी ये भी राज्य के जो अधिकारी हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनको आदेश दिया कि व्यवहार के सनातन नियमों और नैतिकता एवं दया का सर्वत्र प्रचार प्रसार किया जाए। और क्या, यानी कि भैरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाया जाए। भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा करते हैं। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा अशोक कौन से शिलालेख में करते हैं? तो चौथे शिलालेख में। पंचम शिलालेख महामात्रों की नियुक्ति करी जाती है, धर्म और नैतिकता के प्रचार के आदेश देते हैं। तो छठे शिलालेख में पदाधिकारियों को स्पष्ट आदेश देते हैं, उन्हें क्लियरली कहा जाता है कि सर्वलोक हित से संबंधित कुछ भी प्रशासनिक सुझाव मुझे किसी भी समय या स्थान पर दें। कि जनता से संबंधित हो या प्रशासनिक सुझाव हो, तो ये नहीं कि मुझे कहीं मेरे दरबार में ही दे, मुझे कहीं भी दे, किसी भी समय दें, मैं हमेशा तैयार हूँ। तो सातवें शिलालेख में आत्मसंयम और हृदय की पवित्रता चाहते हैं, कि आत्मसंयम और हृदय की पवित्रता के। तो ये 7 शिलालेख हैं। 7 शिलालेख के बारे में ये सब लिखा है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, नोट कर लें। बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के शिलालेख, अशोक मौर्य साम्राज्य, पूरा मौर्य साम्राज्य है, हमारा गुप्त साम्राज्य, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ये नहीं कि यहाँ से नहीं पूछा जाता, हर प्रश्न, हर किसी भी कोई भी एग्जाम हो, आपका वनडे हो, तो वहाँ पर से यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए आगे देखते हैं, बाकी के 7 शिलालेख देखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अष्टम। तो 8वें शिलालेख में अशोक क्या बताते हैं, क्या कहते हैं कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने संबोधि यानी कि बोधगया की यात्रा कर धर्म यात्राओं का प्रारंभ करता है। ब्राह्मण और श्रमण के प्रति उचित बर्ताव करने के उपदेश दिए। तो यहाँ उसकी जो धार्मिक यात्राएं हैं उनके बारे में कहा गया। 8वां जो शिलालेख है। 9वें शिलालेख में दास और सेवकों के प्रति शिष्टाचार का अनुपालन करें, जानवरों के प्रति उदारता बरतें, ब्राह्मण और श्रमण के प्रति उचित बर्ताव करने के आदेश दिए। तो वहीं 10वें शिलालेख में
यश और कीर्ति के लिए नैतिकता होनी चाहिए। अशोक ने घोषणा की जाए कि यश और कीर्ति के लिए नैतिकता होनी चाहिए। तो वहीं 11वां जो शिलालेख वहाँ बताते हैं कि धम्म की व्याख्या की जाती है, कि धम्म की व्याख्या, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि धम्म की व्याख्या किस शिलालेख में की गई, तो 11वें शिलालेख में। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की जाए और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई। तो 13वां शिलालेख, कलिंग युद्ध का वर्णन। तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो किस शिलालेख में मिलता है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन हमें मिलता है। तो चतुर्दश यानी कि 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने का प्रेरित करते हैं, कि अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने को प्रेरित किया है इसमें। तो ये 14 शिलालेख हैं, 14 शिलालेख जो हमें 8 जगह से प्राप्त हुए हैं, तो बृहत् शिलालेख हैं ये। अब देखते हैं हम लघु शिलालेख। तो लघु शिलालेख, तो देखिए लघु शिलालेखों में क्या है, अशोक का जो व्यक्तिगत जीवन है, जो उसकी लाइफ है, उसके बारे में इसमें बताया गया, इनमें बताया गया है। तो ये कहाँ कहाँ से प्राप्त है, देखिए रूपनाथ से प्राप्त हुआ है। इसमें क्या है कि 232 का यह मध्य प्रदेश के कटनी जिले में है। गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, और इसी में क्या है, अशोक का नाम अशोक है। भाब्रू अभिलेख, जिसमें राजा अपने आप को मगध का राजा बताता है, यानी कि मगधाधिराज। राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर से, और इसी में अशोक ने बौद्ध धर्म का वर्णन किया है। अशोक ने बौद्ध धर्म का वर्णन किया है। तो भाब्रू अभिलेख है। मास्की अभिलेख, यह रायचूर जिले के कर्नाटक में स्थित है, और इसमें भी अशोक ने अपना नाम अशोक लिखा है, मास्की अभिलेख। तो अशोक ने बुद्ध को, और इसमें अशोक ने स्वयं को क्या कहा, बुद्ध शाक्य कहा है। तो बुद्ध शाक्य किस अभिलेख में कहा गया था, मास्की अभिलेख में, शिलालेख में। सहस्राम बिहार के शाहबाद जिले में। तो वहीं एरागोंडी, जो अभी बताया था कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है ये। तो ये अशोक के शिलालेख हैं जो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हैं। इसमें व्यक्तिगत जीवन है, उसके नाम कहाँ पर क्या दिए गए। देखिए पृथक शिलालेख। तो पृथक शिलालेख में प्रथम पृथक शिलालेख है, उसमें क्या कहता है अशोक, तो उसमें कहता है कि अशोक जो सारी जो प्रजा है वो मेरी संतान है। और अशोक ने कलिंग के समीप में के महामात्य और नगर के नए अधिकारी को निष्पक्ष न्याय को कहता है, और मनुष्यों को कभी भी अकारण कैद या यातना ना दी जाए। ये कहता कि मैं निष्पक्ष न्याय हेतु सभी राज्यों में प्रति 5 वर्ष महामात्य नामक अधिकारियों को भेजूंगा, जैसे उज्जैन और तक्षशिला में केवल तीसरे वर्ष भेजूंगा, बाकी सभी जगह 5वें वर्ष, और उज्जैन और तक्षशिला में तीसरे वर्ष महामात्य जो नाम अधिकारियों को भेजूंगा। तो द्वितीय पृथक शिलालेख, इसमें भी अशोक अपने आप में कहता है कि जो भी प्रजा है वो सब मेरी संतानें हैं। तो पृथक शिलालेख, बृहत् शिलालेख, लेखों की संख्या 7 है। पहला हमारा दिल्ली टोपरा। तो ये पहला टोपरा हरियाणा में था, और उसके बाद में इसे फिरोज तुगलक इसे दिल्ली मंगवा लेते हैं, दिल्ली पहुंच जाता है उसके बाद ये। और ये भी दिल्ली मेरठ, ये भी मेरठ में था, लेकिन बाद में इसे फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। तो इसे भी दिल्ली ले जाया गया है। देखो कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जो अशोक की जो पत्नी है, अशोक की जो रानी है कारुवाकी, और उसका जो पुत्र है तीवर, इनका उल्लेख इस शिलालेख में मिलता है, और इसीलिए इसे रानी का अभिलेख कहा गया है। पूछा गया है कि रानी का अभिलेख किस शिलालेख को कहा गया है, तो ये प्रयाग स्तंभ लेख या कौशाम्बी स्तंभ लेख, क्योंकि पहले ये कौशाम्बी में था,
लेकिन उसे के बाद इसे अकबर ने के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में जहांगीर ने इसे इलाहाबाद के किले में रखवा दिया, क्योंकि पहले ये कौशाम्बी में था और उसके बाद में इसे अकबर के शासनकाल में, जब अकबर के शासनकाल में जहांगीर ने इसे कौशाम्बी से उठवा करके इलाहाबाद के किले में रखवा दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीरद शिलालेख। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, कौशाम्बी, प्रयाग। तो अभी ये कहाँ है? पहला जो दिल्ली टोपरा है वो पहले टोपरा में था, उसके बाद में फिरोज तुगलक ने इसे दिल्ली मंगवाया। दूसरा भी दिल्ली मेरठ था, तो पहले मेरठ में था, इसे फिर दिल्ली मंगवाया गया। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे सभी। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए लघु स्तंभ लेख। तो लघु स्तंभ लेख में पहले देखते हैं हम सांची लघु स्तंभ लेख। रायसेन मध्य प्रदेश में है। ये कई बार पूछा गया है कि सांची का जो स्तंभ लेख है वो कहाँ है या मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और इसमें अशोक द्वारा महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया गया। तो वहीं रुमेनदेई स्तंभ लेख नेपाल में है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जब सम्राट अशोक बौद्ध स्थलों की यात्रा कर रहे थे तो इसके बारे में जानकारी मिलती है कि देखिए इसमें पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के जो 20वें वर्ष रुमेनदेई यानी कि लुम्बिनी आया और यहाँ उसने धार्मिक कर बलि, एक वहाँ पर एक बलि नाम का एक कर था, टैक्स था, बलि टैक्स था जो धार्मिक था, उसको समाप्त कर दिया। और भाग ये भी एक कर था और इसे घटा करके 1/8 कर दिया। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे, जब हम मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक सिस्टम है, वहाँ हम देखेंगे इसके बारे में सब कुछ जानकारी, सभी जहाँ के कर, वहाँ के प्रजा के बारे में, कैसे कैसे वहाँ की अर्थव्यवस्था थी। तो ये सब हम आगे डिटेल में देखेंगे। देखें निगाली सागर स्तंभ लेख, ये वही नेपाल में है जहाँ पर बौद्ध को 5 भिक्षु मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगाली सागर आया था और यहाँ कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन किया। यहीं पर उसने कनक मुनि के स्तंभ का संवर्धन किया। तो ये लघु स्तंभ लेख हैं, सांची, रुमेनदेई और निगाली सागर। चलिए आगे। तो ये मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, तो इसे हम आगे देखते हैं। आगे जो टॉपिक होगा अगले टॉपिक में इसे कवर करेंगे, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था को अगर हम अभी करेंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा ये, क्योंकि बहुत इसका जो टॉपिक है बहुत बड़ा है। तो अगले उसमें हम इस मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसे हम पूरी तरह से एकदम कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए हमारे इस पर बने रहिए और आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है ये कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को या अपने ग्रुप में कहीं भी इसको शेयर करें और लाइक करें। अगर कहीं कोई कमी दिखती है आपको तो उसे आप हमें कमेंट करके बताएं। तो ठीक है, आगे मिलते हैं फिर।